नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव सीबीएस क्लास ऑफ सोशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल खंड के अंतर्गत 5वें लेसन में, जिसका नाम है ऊर्जा एवं खनिज संसाधन के भाग 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग आज जानेंगे खनिजों की उपलब्धता के बारे में। इसके बारे में खनिजों की उपलब्धता। खनिजों की उपलब्धता या खनिज कहाँ से प्राप्त होते हैं या खनिज कहाँ पाए जाते हैं, या खनिज कहाँ पाए जाते हैं, या फिर खनिज कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि खनिजों की उपलब्धता कहाँ से होती है, खनिज कहाँ से उपलब्ध होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, या खनिज कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, खनिज जो हमको प्राप्त होते हैं वह अयस्कों से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? अयस्कों से। अब ये अयस्क क्या है? अयस्क किसे कहते हैं? तो हम देखते हैं, या जो भी किसी भी खनिज का खनन करते हैं तो खनिज हमको शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होते हैं, उसमें अनेक अशुद्धियां मिली होती हैं। इस अशुद्ध युक्त खनिज को अयस्क कहा जाता है। यानी कि खनिजों के साथ और अशुद्धियों का या और प्रकार के खनिजों का मिला होना खनिजों का अयस्क कहलाता है या अयस्क कहलाता है। अब अयस्क हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? अयस्क जो है वह हमको चट्टानों से या शैलों से प्राप्त होते हैं। और शैलों के बारे में हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। शैलें कई प्रकार की होती हैं और इनका स्ट्रक्चर, इनकी प्रकृति भी अलग अलग होती है। इसलिए अलग अलग प्रकार की शैलों में अलग अलग प्रकार के खनिजों के अयस्क या खनिजों के निक्षेप पाए जाते हैं या खनिजों का निर्माण होता है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार की शैलों में कौन से प्रमुख खनिज पाए जाते हैं और उनका निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1, आग्नेय और कायांतित शैलों के में खनिजों का निर्माण कैसे होता है और इन शैलों में कौन कौन से प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। देखिए, आग्नेय और कायांतरित शैलों में खनिजों का जो निर्माण होता है वह, या खनिज जो पाए जाते हैं वह सिराओं के रूप में, यानी कि नसों के रूप में, यानी कि चट्टानों में तमाम प्रकार के छिद्र एवं दरारें होती हैं और इन दरारों में खनिज जो है आकर के जम जाते हैं। इसके अलावा
आग्नेय और कायांतित चट्टानों में खनिज जो निक्षेपित होते हैं या पाए जाते हैं वह विद्रोह यानी कि गड्ढों के रूप में भी कभी कभी आकर के जम जाते हैं। इसके अलावा परतों के रूप में भी खनिज जो है आकर के जमते हैं। इसके अलावा चट्टानों के शैलों की जोड़ों में भी खनिजों के निक्षेप पाए जाते हैं। इसके अलावा भ्रंशन आदि के समय भी या भ्रंशन में या भ्रंशों में भी फॉल्ट में भी खनिजों के निक्षेप पाए जाते हैं। अब आग्नेय एवं कायांतित शैलों में ये खनिज कैसे पहुंचते हैं? देखिए, आग्नेय और कायांतित शैलें जो है वह अत्यधिक ताप की वजह से निर्मित होती हैं। आप पढ़े होंगे कि आग्नेय शैलें जो है वह ज्वालामुखी प्रक्रिया के फलस्वरूप बनती हैं। आग्नेय चट्टानें जो है अत्यधिक ताप की वजह से या ज्वालामुखी प्रक्रिया से बनती है। कायांतित चट्टानें भी दाब एवं ताप से निर्मित होती हैं। तो अत्यधिक ताप की वजह से ये शैलें जो होती हैं वो पिघल जाती हैं। धरातल के अंदर ये शैलें, या आपको ये भी पता होना चाहिए कि धरातल के अंदर जो है मैग्मा पाया जाता है जो कि ध्रुव अवस्था में रहता है और विभिन्न भूगर्भीय घटनाएं होती रहती हैं जिससे मैग्मा का फ्लो होता रहता है। कभी कभी ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में ये मैग्मा धरातल पर आ जाता है और कभी कभी ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है, दरारों आग में मैग्मा जो है आकर के जम जाता है और कभी कभी ज्वालामुखी क्रिया आग के समय भ्रंशन की भी क्रिया हो जाती है, फाल्टिंग क्रिया होती है जिसमें मैग्मा आकर के जम जाता है। तो मैग्मा में तमाम प्रकार के खनिज जो है वो मिले रहते हैं या पाए जाते हैं और क्योंकि खनिज जो होते हैं प्रत्येक खनिज जो है अलग अलग घनत्व के होते हैं, इसलिए इनका निक्षेप भी या इनका स्तर भी मैग्मा के अंदर अलग अलग होता है। इसलिए जब ये मैग्मा धरातल के ऊपर आते हैं तो अलग अलग घनत्व वाले खनिजों का निक्षेप अलग अलग परतों के रूप में हो जाता है। कभी कभी ये गड्ढों में आकर के जमा हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनका निक्षेप हो जाता है और कभी कभी दरारी उद्भेदन होता है या उद्भेदन नहीं होता है, चट्टानों के अंदर ही तमाम प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं, उसमें मैग्मा का फ्लो होकर के और मैग्मा फिर धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और खनिज के रूप में जम जाता है। तो आग्नेय चट्टानों एवं कायांतित चट्टानों में खनिज जो है इसी प्रकार पाए जाते हैं। देखिए, बड़े स्तर पर या भारी मात्रा में खनिज जो पाए जाते हैं आग्नेय एवं कायांतित चट्टानों में वह पाए जाते हैं परतों के रूप में क्योंकि परतों का निर्माण कब होता है? जब मैग्मा का फ्लो जो है धरातल के ऊपर होता है और मैग्मा आकर के धरातल के ऊपर परत के रूप में जम जाता है। कालांतर में ठंडा होने से और तमाम प्रक्रियाओं के होने की वजह से खनिजों का निर्माण हो जाता है। जबकि इन सब स्थितियों में सिराओं, किताब में आपको इसके लिए लिखा है सिराओं में, तो ऐसी सब स्थितियों में कम मात्रा में मैग्मा का फ्लो हो पाता है। इसलिए इन सब कंडीशन में कम मात्रा में खनिज निर्मित होते हैं। अब आग्नेय और कायांतित चट्टानों में प्रमुख रूप से कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो इसमें प्रमुख लौह धात्विक खनिज जैसे कि तांबा, जिंक आदि खनिज जो है आग्नेय एवं कायांतित शैलों में पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल आप लोग किताब से देख लीजिएगा। इसके बाद में दूसरा हम लोग देखते हैं अवसादी चट्टानों में या अवसादी शैलों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है और कौन कौन से प्रमुख खनिज जो है अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। देखिए, अवसादी शैलों
जो अवसादी सेलें जो होती हैं वह अवसादों के जमा होने से बनती हैं और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कालों में अलग अलग प्रकार की चट्टानों आदि का निक्षेप होता रहता है, अपरदन होता रहता है, उनका निक्षेपण होता रहता है, जिससे अवसाद जमा होते रहते हैं। और खनिजों में जो अवसाद शैलों में जो खनिज मिले रहते हैं वो अपरदित होकर के चाहे हवा के माध्यम से, चाहे जल के माध्यम से, चाहे और स्रोतों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के जमते रहते हैं। तो जिस प्रकार के खनिज मूल शैलों में पाए जाते हैं उनका अपरदन होकर के दूसरे स्थान पर जाकर के निक्षेपण हो जाता है। कालांतर में दाब और ताप की वजह से, कालांतर में दाब और ताप की वजह से खनिजों का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से या इस प्रोसेस से जो खनिजें निर्मित होती हैं उसमें अधिकतर जो खनिजें होती हैं वह होती है कोयला और कुछ लौह खनिजें। इसके अलावा पेट्रोलियम भी इसी प्रोसेस से निर्मित होता है। पेट्रोलियम, इसके अलावा अवसादी चट्टानों में खनिज जो है वह शुष्क क्षेत्रों में वाष्पीकरण, अवसादी चट्टानों में खनिज जो है दाब और ताप के वजह से तो बनते ही बनते हैं और इसके अलावा वाष्पीकरण प्रक्रिया के माध्यम से भी खनिजों का निर्माण होता है, खासकर शुष्क क्षेत्रों में। तो अवसादी चट्टानों में, शुष्क क्षेत्रों में जो अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं उसमें जो खनिज पाए जाते हैं उसमें प्रमुख जो है वह सोडियम, पोटेशियम, नहीं सोडियम, पोटास, सोडियम, पोटास, नमक आदि, ब्रोमाइड आदि ऐसे खनिजों का निर्माण वाष्पीकरण प्रक्रिया के तहत या फलस्वरूप होता है। इस प्रकार की चट्टानों में, शैलों में जो भी खनिज पाई जाती हैं वह परतों के रूप में पाई जाती हैं। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं खनिजों के निर्माण की एक प्रक्रिया है शैलों का अपरदन या अपघटन। शैलों का अपघटन, शैलों के अपघटन के माध्यम से भी कुछ खनिजों का निर्माण होता है। इसमें होता क्या है कि चट्टानों में चट्टानें जो है कई प्रकार के पदार्थों को मिला करके या मिलकर के बनी होती हैं। उसमें से कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपरदित होने वाले होते हैं, अपघटित होने वाले होते हैं। तो ऐसी स्थिति में चट्टानों के अपरदन या अपघटन के प्रक्रिया के फलस्वरूप और चीजें जो है वह अपरदित होकर के अन्यत्र दूसरी जगह चली जाती हैं, जबकि अयस्क वाली चट्टानें या अयस्क युक्त पदार्थ जो है उस स्थान पर बने रहते हैं। इस प्रकार के खनिजों में या इस प्रोसेस से जिस खनिज का निर्माण होता है उसमें सबसे प्रमुख जो है वह है बॉक्साइट या बॉक्साइट, और बॉक्साइट से क्या मिलता है? एल्युमिनियम। इसके बाद में खनिजों के निर्माण का एक प्रोसेस ये है या खनिज के पाए जाने का एक और प्रोसेस है कि खनिज जो है पहाड़ों के आधारों के पास तथा नदियों के तली में जो रेत पाए जाते हैं,
खनिजों के पाए जाने का स्थान पहाड़ों के आधार और नदियों के तली रेत में या तली के रेत में। देखिए यहां से भी हमको खनिज प्राप्त होते हैं। देखिए यहां होता क्या है कि पहाड़ों के आधारों के पास की पहाड़ जो निर्मित है या पहाड़ों पर भी चट्टानें पाई जाती हैं और चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। पहाड़ों का अपरदन होता रहता है या अपरदन तो सभी चट्टानों का होता है, तो पहाड़ों का अपरदन होने से जो खनिज होते हैं वह अपरदित होकर के, जैसे ये पहाड़ है और ये नदी आदि के माध्यम से पहाड़ों का चट्टानों का अपरदन होता है, तो जो खनिज आदि होते हैं वह पहाड़ों की तली में या आधार में के आसपास आकर के जम जाते हैं, जिससे कालांतर में यहाँ से हमको खनिज प्राप्त होता है। इसके अलावा जो नदियाँ हैं, नदियों के घाटियों में जो रेत पाई जाती है उसमें से भी हमको कुछ खनिजें प्राप्त होती हैं। इसमें जो खनिजें हमको प्राप्त होती हैं वह कुछ ऐसी खनिजें होती हैं जिन पर या जो जल से रासायनिक प्रोसेस नहीं करती हैं, रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हैं, या जिनका जल की वजह से संक्षारण नहीं होता है, यानी कि जल की वजह से वो अपघटित नहीं होती है। ऐसे खनिजों में या इस तरीके से जो खनिज पाए जाते हैं नदियों की तली में जो रेत पाई जाती है उसमें जो पाए जाने वाले खनिज हैं उसमें सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि खनिज जो है, हीरा भी हो सकता है, हीरा भी मिलता है। ये सब खनिज जो है नदियों की रेत में पाए जाते हैं। इसके अलावा खनिज प्राप्त होने का एक माध्यम हमारे पास और भी है। सागरों महासागरों में भी, सागर एवं महासागर, सागर महासागर भी खनिज के स्रोत हैं। सागरों महासागरों में भी काफी मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन सागर महासागर में जल की अधिकता की वजह से वो काफी विस्तारित है, इसलिए इनका या यहाँ से खनिज प्राप्त करना जो है वह आर्थिक दृष्टि से उपयोगी नहीं है। इसलिए सागरों महासागरों से हम जो है बहुत से कम खनिजों को प्राप्त करते हैं। सागरों महासागरों से जो खनिज प्राप्त किया जाता है, खनिज के रूप में जो चीज हमको प्राप्त होता है उसमें जैसे साधारण नमक, साधारण नमक के अलावा में मैग्नीशियम, इसके अलावा ब्रोमाइड, इसके अलावा सागरों महासागरों की तली में मैग्नीज के काफी बड़े भंडार या विशाल भंडार पाए जाते हैं। एक चीज और मिस हो गया था, आप लोग जान लीजिए कि ये जो शैलों में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इनका खनन कहाँ किया जाता है या कहाँ की शैलों में खनन किया जाता है और कहाँ की शैलों में खनन नहीं किया जाता है। यद्यपि हर प्रकार की शैलों में या कोई ना कोई खनिज अवश्य पाए जाते हैं, लेकिन सब प्रकार की शैलों से खनन का कार्य नहीं किया जाता है, सब प्रकार की शैलों से खनिज निकालने का काम नहीं किया जाता है। केवल उन्हीं भागों से या उन्हीं क्षेत्रों के शैलों से खनन किया जाता है, खनिज निकालने का काम किया जाता है जहाँ की शैलों में खनिजों की मात्रा अधिक पाई जाती है। जहाँ की शैलों में खनिज की मात्रा अधिक पाई जाती है वहीं पर इसका खनन किया जाता है।
जहाँ पर शैलों में खनिज की मात्रा कम है तो वहाँ पर खनन कार्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से वो उपयोगी नहीं होगा। हो सकता है कि जितना हमको खनिज ना प्राप्त हो या जितना हमको खनिज प्राप्त हो उससे कहीं ज़्यादा हमारी लागत आ जाए, तो ऐसी स्थिति में हम खनन का कार्य वहाँ पर नहीं करेंगे। तो यही कारण है कि सागरों महासागरों में बहुत से खनिज हैं, सागरों महासागरों के जल में बहुत से खनिज हैं, लेकिन यहाँ से हम खनिज निकालने का काम बहुत कम करते हैं। अब इसके बाद में आपकी किताब में एक रोचक जानकारी, एक रोचक तथ्य दे रखा है और उसके बारे में भी आपको हम बता देते हैं। वो है रैट होल खनन। रैट होल खनन ये क्या है, इसको भी जान लिया जाए। देखिए, जैसा कि इसके अर्थ पर गौर करेंगे तो इसका अर्थ निकल करके आएगा रैट मीन्स जो आप जान ही रहे हैं, और होल मीन्स छिद्र, और खनन मीन्स खनन कराने की। जैसे चूहे जो है धरातल के अंदर छिद्र आदि बनाते हैं, वैसे ही खनिजों के खनन के लिए होल का निर्माण करना या इसके माध्यम से खनिजों का खनन करना। तो देखा जाए ये क्या है, कहाँ पर ये ऐसी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो भारत में जितने भी खनिजों का जो भी या मैक्सिमम खनिजों का खनन जो है वह सरकार के नियंत्रण में होता है। भारत में अधिकतर खनिजों का जो खनन होता है वह सरकारी नियंत्रण में, सरकार के नियंत्रण में होता है। लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों में, खासकर जनजातीय क्षेत्रों में, खनिजों पर अधिकार जो है वह व्यक्तियों और समुदायों का है। पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों पर अधिकार किसका है? व्यक्तियों का और समुदायों का। यहाँ पर क्या होता है कि परिवार के लोग, समुदाय के लोग मिल करके रैट होल के माध्यम से या चूहे जैसे छिद्र का सुरंग का निर्माण करके खनिजों का खनन करते हैं। इसी को रैट होल खनन कहा जाता है। एनजीटी ने इस प्रकार के खनन को पर्यावरण के लिए खतरा बताते हुए तत्काल रोक लगाने को इस पर कहा है। अब चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में।